सीपीएम बिहार के ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी जर्नलिस्ट का स्वागत है। कॉमरेड अवधेश जी, पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, आप सबों को ये ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। कॉमरेड। जो भी पत्रकार बंधु जुड़े हैं सीपीएम के फेसबुक लाइव से, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। कल ही सीपीएम की बिहार राज्य कमेटी की बैठक ऑनलाइन कॉमरेड अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई और बैठक में बिहार की जो वर्तमान हालत है उस पर बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। अभी बिहार की जनता करा रही है, कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों की संख्या 70,000 तक करीब पहुंच गई है और इससे भारी तबाही मची हुई। दूसरी तरफ पूरा बिहार बाढ़ से तबाह हो गई है और वहाँ की जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार की जो भूमिका होना चाहिए जनता के प्रति, बिहार सरकार उस मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है। अभी हम लोगों ने कल विचार किया कि इस परिस्थिति में आने वाले दिनों में हमें जनता के राहत के सवाल को लेकर के हमें आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा संगठित करना होगा। मैं पहले बाढ़ के बारे में आपसे बात करता हूं, फिर मैं चुनाव के बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा। अभी मैंने कई जिलों से संपर्क किया और राज्य कमेटी की बैठक में भी साथियों ने बताया कि बिहार के 16 जिले जो उत्तर बिहार के हैं वो सभी जिले पूर्ण रूप से बाढ़ से प्रभावित हो गए। तो हमारी पार्टी प्रस्ताव पारित की और यह मांग की है बिहार सरकार से कि पूरे उत्तर बिहार को आप बाढ़ क्षेत्र घोषित कीजिए और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूरी तरह से उनको राहत मुहैया कराने का इंतजाम कीजिए। राहत मुहैया कराने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। बाढ़ से पहले जो इन्हें इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम करने में भी इन्होंने विफलता दिखाई है। अभी कहीं नाव का भी इंतजाम नहीं। ये तो हर बार हमारे बिहार में बाढ़ आती है और बिहार के लोग जानते हैं कि ये जो कोसी बराज है और वाल्मीकि नगर बराज, इन दोनों बराजों से वो नेपाल की पहाड़ियों से पानी आती है और पूरा उधर पश्चिम चंपारण के रास्ते से और इधर सुपौल के रास्ते से पूरा बिहार, उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में आ जाती है। एक तरफ उसके चलते नदियों में उफान आए और दूसरी तरफ पिछले दिनों जो लगातार बारिश हुई तो ये पूरे बिहार को इन्होंने प्रभावित किया है बाढ़ में, वर्षा की पानी ने, और पूरी खेती जो धान का रोपा का काम हुआ वो सब डूब गई। बड़ी संख्या में घर ध्वस्त हो गए और मवेशी के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। बहुत सारे लोगों की भी खबर आ रही है। खगड़िया के मानसी एकनिया घाट में नाव पलटने से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस तरह सहरसा में तलखुआ के अंदर जो है सो नाव ये होने से 5 लोग लापता हो गए, उनका जो है शव भी अभी तक नहीं मिल पाया है। और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में लोग जो है सो हताहत हुए। तो जो लोग हताहत हो रहे हैं, सरकार 4 लाख रुपया की घोषणा करके उन पे महरम लगाना चाहती। हम लोगों ने, हमारी राज्य कमेटी में प्रस्ताव लिया है जो कम से कम 10 लाख रुपया
सभी मृतक परिवारों को मुआवजा मिलने चाहिए और तात्कालिक रूप से कम सूखा राशन की आपूर्ति होनी चाहिए, फूड पैकेट का बंटवारा होनी चाहिए, मवेशियों के लिए चारा का इंतजाम होना चाहिए, पेयजल का इंतजाम होनी चाहिए और पॉलीथीन बड़े पैमाने पर जो लोग जिनके घर ध्वस्त हो गए, बांधों पे लोग शरण लिए हुए, रेल के किनारे लोग शरण लिए हुए, सड़क के किनारे लोग शरण लिए हुए, ऊंचे जगहों पे लोग शरण लिए हुए, उन लोगों को जो पॉलीथीन की जरूरत है वो सब पॉलीथीन आपूर्ति करने का भी काम नहीं किया जा रहा। और सरकार कहती है 1000 रुपया हम बैंक अकाउंट में हम भेज दिए हैं, तो सरकार जो दावा कर रही है, लेकिन सरजमी हालत क्या है हम तो पता किया है, कुछ जगहों पे कुछ लोग मिला भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग जो जरूरतमंद लोग हैं वो बैंक अकाउंट में 6000 रुपये नहीं पहुंचे आज तक। और 6000 रुपये से क्या होने जाने वाला है? कम से कम जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनको तत्काल 25,000 रुपया प्रति परिवार को तत्काल राहत उनके बैंक अकाउंट में देना चाहिए। और फसल की जो क्षति हो गई है, प्रति एकड़ जहां फसल बर्बाद हो गई, सरकार उसके बारे में पता करे और प्रति एकड़ 25,000 फसल के लिए सरकार को जो है वो निर्गत करनी चाहिए। बर्बादी के लिए उनको क्षतिपूर्ति के रूप में, मुआवजा के रूप में देने का ऐलान करना चाहिए और पूरे बिहार के किसानों का, पूरे बिहार के ग्रामीण गरीबों का जो है कर्जा माफ करना चाहिए। और अगर ये पूरे बिहार को भी तुरंत नहीं कर सकते तो कम से कम बाढ़ पीड़ित उत्तर बिहार के लोगों का तो ये कर्जा माफ करे का ऐलान करें। लेकिन यह सब काम करने में सरकार की विफलता उजागर हुई है और ने इसके लिए सरकार की पूरी निंदा की है। और राज्य कमेटी ने मांग किया है, सर्वे कमेटी की कहीं मीटिंग नहीं हो रही है। हर जिला कलेक्टर को कहना चाहिए कि सभी जिलों में अनुश्रवण कमेटी की आप मीटिंग कीजिए, सर्वदलीय कमेटी की मीटिंग कीजिए और उसके देखरेख में राहत कार्यों का बंटवारा होना चाहिए। यह हम राज्य कमेटी की तरफ से वो डिमांड करते हैं। दूसरी हालत जो बिहार की है वो है कोरोना महामारी के चलते अभी इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और सरकार हाथ उठा दी है, अस्पताल भरे हुए हैं। हम लोगों ने शुरू से ही कहा जितने प्राइवेट अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों को भी आप कोरोना सेंटर के रूप में डेवलप कीजिए, सरकार उसको अपने अंदर ले और वहाँ हर जगह आप जो है सो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कीजिए, वेंटिलेटर का इंतजाम कीजिए। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए आप जो है सो पीपी किट का इंतजाम कीजिए, उनको प्रोत्साहन राशि आप भुगतान कीजिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से विफल है और यह जो हालत हो गई है कोरोना वायरस के चलते, इसके लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकार जिम्मेदार। और अस्पतालों में अब जगह नहीं है। हमारी सीपीआई के राज्य सचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की मृत्यु हो गई और बहुत सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं राजनीति क्षेत्रों में जो है पॉलिटिशियन, उनकी भी बड़ी संख्या में मौत हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है जो कि उचित इलाज की व्यवस्था समय रहते सरकार नहीं कर सकी, तो आम जनों का क्या होगा? रोज अखबारों में रिपोर्ट आ रही है, मीडिया के थ्रू रिपोर्ट आ रही है कि आम लोग, जो गरीब लोग हैं, वो जो संक्रमित होके आते हैं वो घूमते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर अस्पतालों में, खास तौर से सरकारी अस्पतालों में भी उनका जो है सो भर्ती नहीं हो पाता और प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। और इसके चलते बिहार की जनता में बड़ा डर समा गया है। बिहार की जनता असुरक्षा की भावना महसूस कर रही है। संक्रमित तो हो सकता है कोई, बहुत मास्क लगा के, दूरी बना के रहने वाले लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। कौन कैसे कहाँ संक्रमित हो जाएगा इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है जो उसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को हम मजबूत करें और उनको अस्पतालों को हम बेहतर करें और उसमें सारे इलाज के सामग्री उपलब्ध हो। तो ये ट्रांसफर करते हैं, किसको बदलते हैं? तो ये जो स्वास्थ्य विभाग का अपर ये जो प्रधान सचिव है उनको बदलते, तीन सचिवों को बदल दिया गया, तो उससे कोई समस्या का निदान होने वाला है?
जिसके कार्रवाई करना चाहिए वह है भाजपा के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। ये बिल्कुल लापरवाह हैं और ये इनकी भूमिका ये बिल्कुल ही असफल रहे हैं अपने कामों में। इसलिए हम लोगों ने शुरू से मांग रखा है इनको 1 मिनट बिना देर किए हुए स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए और दूसरे कोई बेहतर जानकार जो कार्य क्षमता जिसमें हो, जो ठीक तरीके से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को ठीक कर सके, उनको स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी देनी चाहिए, मंत्री की जिम्मेवारी देनी चाहिए। यह हमारी राज्य कमेटी ने मांग किया। चुनाव का जहां सवाल है तो पहली हालत तो यह है कि सरकार को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए बाढ़ पीड़ितों को लिए। इनका प्राथमिकता होना चाहिए जो कि कोरोना संक्रमण से लोग प्रभावित हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों को अनाज नहीं मिल रही है, उनको अनाज पहुंचावे 10 किलो प्रति व्यक्ति 6 महीने तक 7,500 रुपया प्रति परिवार, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं और बिहार में कोई काम नहीं मिल रहा, मनरेगा बंद, कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। तो मजबूर होकर के जो लोग आए थे प्रवासी मजदूर वो फिर से वो लौटने को मजबूर हो रहे हैं। तो राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है, वो कैसे जिंदा रहेंगे, उनके लिए जो मदद पहुंचाने का काम ये इनका प्रायोरिटी में होना चाहिए। लेकिन नीतीश जी और सुशील मोदी जी के प्रायोरिटी में यह नहीं है। नीतीश और सुशील मोदी जी के प्रायोरिटी में है कि वो सत्ता में फिर से कैसे वापस आ जाए और उसी काम में सिर्फ ये लगे हुए हैं। सिर्फ सत्ता के अलावे इनको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। और पूरे सरकार चली अब चुनावों में डिजिटल पद्धति से चुनाव, सुशील मोदी जी का शुरू में ही बयान आया। तो ये लोग ये चाहते हैं जिस परिस्थिति का हम इस्तेमाल करके फिर से जैसे भी हो हम चुनाव को हड़प जाएं, चुनाव को एक तरह से अपहरण कर लें और जैसे तैसे जनतंत्र की गला रेत करके जो है हम अपना जो है फिर से सत्ता में आ जाए। लेकिन चुनाव में जनता इस बार इनको माफ करने वाली नहीं है, चाहे जो ये षड्यंत्र करे, लेकिन इन्हें तो सत्ता से जाना होगा। हमारी पार्टी कल विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है और हम लोगों ने तो कई बार चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग पटना में मीटिंग बुलाई, हम लोग वहां पे गए थे, वामपंथी दलों के साथी गए, विपक्ष के साथी लोग गए और हम लोगों ने एक साथ इस बात को रखा, ये डिजिटल पद्धति से चुनाव जनतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। आप इसमें चुनाव का कैंपेन भी इससे नहीं हो सकता है। अरे भाजपा के पास पैसे हैं, कोई कमी नहीं है, अगाध पैसे उनके पास हैं, इसलिए तो पहला ही वर्चुअल रैली जो अमित शाह जी का हुआ उसमें 200 करोड़ रुपए खर्च उन्होंने किया और उसके बाद हर विधानसभा आधारित वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, दिल्ली और पटना में बैठ के नेता लोग उसको संबोधित कर रहे हैं। कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं? तो उनके लिए तो उनके पास बहुत पैसे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं आज ले सकता है और उन पैसों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसी रास्ते पर जदयू भी चली और जदयू के तरफ से भी वर्चुअल रैली विधानसभा आधारित, और इस दौर में जो बड़े पैमाने पे कर रहे थे इनके नेता और कार्यकर्ता बड़े संख्या में कोरोना महामारी के वो शिकार भी हुए हैं। तो ये तो इस अवसर को बदल देना चाहते हैं अपना राजनीतिक मकसद के लिए, लेकिन बिहार की जनता जो त्राहिमाम कर रही है, इसलिए चुनाव आयोग से भी हम ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन और सबको जन भागीदारी सुनिश्चित करना। जन भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं होगी चुनाव का कोई माने मतलब नहीं रह जाएगा। इसके साथ साथ सभी दलों को समान भागीदारी होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है। कितने लोगों के पास डिजिटल सुविधा है? बिहार की जो आंकड़े आए हैं मात्र 37% लोगों के पास। इस तरह से अगर आप देखें तो बहुमत जनता जिनके पास आज डिजिटल सुविधा नहीं है, वहां तक हम कैसे संवाद पहुंचा पाएंगे? कैसे सभी राजनीतिक दल अपनी बातों को, और खास तौर से वो गरीब लोग जो बिहार के दलित हैं, बड़ी संख्या उनकी है, जो भूमिहीन हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, अभी तो उनके सामने संकट है प्याज और रोटी का जुगाड़ करना। वो अपना इंटरनेट की सेवा कहां से वो ले सकते हैं? इसलिए ये जो
डिजिटल पद्धति के माध्यम से जो चुनाव कैंपेन की बात हो रही है उसको सीपीएम और वामपंथी ताकतें और बिहार की विपक्ष की ताकतें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और चुनाव में हम लोग ने फैसला किया है कि हम काम करेंगे बिहार में भाजपा गठबंधन को पराजित करने के लिए। यह हमारा राजनीतिक मकसद है और इस राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए वामपंथी और वामपंथी एकता के आधार पर बिहार के जो भी सेकुलर और डेमोक्रेटिक फोर्स हैं, उन जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, उनके साथ अगर एकता हो जाए, व्यापक एकता हो जाए, तो बिहार में यह पूरी तरह संभव है कि भाजपा गठबंधन को पराजित किया जा सकता है। और इस दिशा में सीपीएम और वामपंथी ताकतें काम कर रही है। हमने तय किया है जो हम वहीं लड़ेंगे जहां पे हमारा मजबूत जनाधार है, जहां हमारा संघर्ष है, जहां पिछले चुनावों में भी हम बेहतर करते रहे हैं। वैसे सीटों का हमने कल चयन किया है और हमने सारे जिलों के साथियों को कहा है, राज्य कमेटी ने तय किया है कि हमको अपनी तैयारी अब शुरू कर देंगे। सभी जगहों पे जहां हमारे चुनाव लड़ना है, वो तकरीबन 25 से 30 सीट बनते हैं, उन सीटों को हमने चयनित किया है और वहां पे हम जा रहे हैं, घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं से, उनके जो तकलीफ है, दुख दर्द है, उनके सामने अपने को जोड़ेंगे और हम उनके सवालों को लेकर के हम आगे आने वाले दिनों में हम जन कार्रवाई को तेज करेंगे। हर जगह हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप गठित करने का जितना संभव होगा हम भी प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो गठित किया जाए और जो है कि जनता बूथ कमेटी बनाने का काम, बीएलए जो है वो बनाने का काम और चुनाव से संबंधित दूसरे जो काम है उन कामों को जो है गति देने के बारे में कल राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है। क्योंकि ये हमारी पार्टी किसान मजदूरों की पार्टी, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और उन गरीबों के चंदा से हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। तो हमारे पास, सीपीएम के पास और वामपंथी दलों के पास कोई बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है। और आज जब बाढ़ का ये विभीषिका है और कोरोना संक्रमण के चलते लोगों की आर्थिक हालत खराब हो गई है, ऐसे वक्त में चुनाव जो है वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक काम है। उन कामों को भी हमें अंजाम देना है, तो हम समय रहते उसकी तैयारी को और भी हमने ज्यादा तेज करने का हमने फैसला लिया है और सर्वसम्मति से तय हुआ है कि हम जो है सो ये भाजपा और जदयू को पराजित करने के लिए जो हमारा पार्टी का राजनीतिक मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ करके काम हम करेंगे। और हमें भरोसा है कि आज जो बिहार सरकार है वो केंद्र सरकार की नीतियों को हूबहू बिहार में लागू कर रही है। इसलिए बिहार की सरकार हर क्षेत्र में विफल हुई है। हम इनका भंडाफोड़ कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र संकटग्रस्त है, मकई उस इलाके में पड़े रह गए और वो सड़ गया, लेकिन कोई खरीदार नहीं। और केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया तो संकट तो और गहराने वाला है। जो एग्रीकल्चर लेबर हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके सामने संकट बढ़ा है। बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ी है और 3 लाख पद रिक्त हैं। बिहार की सरकार पदों पे बहाल नहीं कर रही है, उल्टे जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको नौकरी से हटाने के लिए एक नया जो है वो रास्ता उन्होंने तैयार किया, कमेटी बना दिया इन्होंने। वो जांच पड़ताल करेगी, कार्य क्षमता की नहीं है, वो उनकी योग्यता है कि नहीं, बताइए। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। इससे और जो है सो भेदभाव बढ़ेगा, मनमाना बढ़ेगा और इसके चलते जो है सो रिश्वतखोरी भी बढ़ेगी। बिहार में आम तौर पर नौकरी के सवाल पर, ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर लाखों रुपए की रिश्वतखोरी हुई है और विगत दिनों में ये चर्चा में रहा है कि मिनिस्टर और आला अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग में भी रिश्वत लेते रहे।
तो ये क्या रास्ता, अनडेमोक्रेटिक रास्ता नीतीश जी ने अख्तियार किया है। राज्य कमेटी ने इसकी पूरी आलोचना की है और राज्य कमेटी ने मांग किया है कि ये जो आप कर्मचारियों विरोधी जो नीति, एक दंडात्मक नीति, एक अनडेमोक्रेटिक नीति जो आपने लिया है, इसको आप अविलंब आप वापस लीजिए। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बिहार के अंदर काफी बढ़ गया। रेप की घटना, सामूहिक रेप की घटना बिहार के अंदर बढ़ गई है। जिस तरह से अस्पताल में रेप की घटना घटी, पीएमसीएच के अंदर पिछले दिनों, गया के अंदर रेप की घटना घटी, और अभी अररिया में पिछले दिनों जिसके साथ घटना घटी, उसी पीड़ित लड़की को जेल भेज दिया गया और उसके सहयोग में जो 2 साथी गए थे उनको भी जेल भेज दिया गया। ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर? कहां जा रही है बिहार की सरकार? तो हर मोर्चे पर बिहार की सरकार विफल है। बाढ़ राहत का पूरा काम नौकरशाहों के हाथ में दे दिया है। जो क्वारंटाइन सेंटर पर जो काम था वो नौकरशाहों के हाथ में दे दिया गया और इसके चलते भारी लूट कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर में हुई और आज बाढ़ राहत में जो है सो आला अधिकारी को सौंप करके पूरा उसके अंदर लूट है। और इसमें जो अनुश्रवण कमेटी, सर्वदलीय कमेटी का जो गठन होना चाहिए, इसकी पूरी तरह अवहेलना की जाएगी। हमारी पार्टी ने तय किया है कल 9 तारीख को पूरे देश भर में श्रमिक, किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी, नौजवान देश के हर जिलों में, जिला हेडक्वार्टर में, शहरों में वो डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे। देश को बचाने का वो क्रांति दिवस के दिन वो शपथ लेंगे, देश बचाने का शपथ लेंगे। और हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने आह्वान किया है 20 अगस्त से 26 अगस्त तक, 20 से 26 अगस्त तक पूरे देश भर में अभियान होगा 16 सूत्री मांगो। जो इसके अंदर जरूरतमंद है उनको अनाज 10 किलो, 7,500 रुपया का भुगतान, जो श्रम कानून था उसके ऊपर जो हमले हुए उसे बदला जा रहा, उसके विरुद्ध, किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश ला रहे हैं उसके खिलाफ, जो हमारे सार्वजनिक संपत्ति है, रेल उसे बेचा जा रहा, बीएसएनएल उसे बेचा जा रहा, का निजीकरण हो रहा, बैंक का निजीकरण हो रहा, इसके खिलाफ जो जनवादी अधिकार है, जो लोग अन्याय के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, और जो लोग बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो पत्रकार हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो समाजिक कार्यकर्ता हैं, जो मानवाधिकार करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा जा रहा। इस सरकार की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के खिलाफ हमारा अभियान होगा। हमारा अभियान होगा इस लॉकडाउन को जो अब एक अवसर के रूप में आरएसएस के एजेंडे को जो थोपने की कोशिश हो रही है, जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जो धर्मनिरपेक्षता की नीति को कमजोर किया जा रहा है, संविधान की जो आत्मा है उस आत्मा को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। इस संविधान की रक्षा के लिए, जनतंत्र की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए हमारा अभियान होगा। और हम बिहार के अंदर, बिहार की जनता के जो ज्वलंत आज मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी हम उठाएंगे और 20 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक ये जो देशव्यापी जो अभियान होगा बिहार में, व्यापक रूप से हम इसको करेंगे। और वो नीचे स्तर पर हम जाएंगे, घर घर में लोगों को जागृत करेंगे, हम वैज्ञानिक बातों को ले जाएंगे। जो ये कोरोना वायरस को थाली बजाने से नहीं खत्म किया जा सकता, कोरोना वायरस को ये जो है घंटी बजाने से, दिया जलाने से, और अभी तो बिहार के अंदर और देश के कई जगहों पे अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं। कोरोना माया पैदा हो गए। क्या हो रहा है? शिक्षा नीति को खत्म किया जा रहा है, वैज्ञानिक बातों को खत्म किया जा रहा है। तो ये वैज्ञानिक विचारधारा सबके लिए स्वास्थ्य हो, सुलभ रूप से इस्तेमाल जो है वो उपलब्ध कराई जाए, सबके लिए शिक्षा, एक वैज्ञानिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से लाया करके डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा, सिलेबस को बंद किया जा रहा, खत्म किया जा रहा, और जो वैज्ञानिक बातें थी उसको बदला जा रहा। शिक्षा महंगी हो जाएगी, शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा,
प्राइवेट विश्वविद्यालयों को बुलाया जा रहा है। तो इस तरह से जो शिक्षा पे हमले हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य पे हमले हो रहे हैं, जो किसानों के अधिकारों पे हमले हो रहे हैं, जो मजदूरों के अधिकारों पे हमले हो रहे हैं, जो दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के केंद्र सरकार की ये जो नीतियां हैं, इन नीतियों का हम भंडाफोड़ करेंगे, इन नीतियों का हम पर्दाफाश करेंगे। और चूंकि इसी नीति को बिहार की सरकार लागू कर रही है, इसलिए हम बिहार की जनता को लामबंद करेंगे कि आगामी आने वाले चुनाव में आप नीतीश जी की सरकार को उखाड़ फेंकिए, इनको पराजित कीजिए। इसके लिए हम अभियान चलाएंगे और 20 तारीख से लेकर के 25 के बीच में बिहार के हर गांव-गांव में, पंचायतों में, पंचायत भवनों पर हमारा प्रदर्शन होगा। बड़ी संख्या में लोग उसमें भाग लेंगे और 26 अगस्त को हम बिहार के सारे प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हम मांग करेंगे। तो ये सब बात कल पार्टी की बिहार राज्य कमेटी ने तय किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इन फैसलों को बिहार की जनता जरूर हमें समर्थन देगी, हमें मदद करेगी और हम इस फैसलों को लागू करेंगे। कुछ प्रश्न अगर आएंगे तो हम उसके भी जवाब देंगे। तो प्रश्न कर दो। आया तो जो भी प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधु जुड़े, हम सभी को बधाई देते हैं और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की जाती है। धन्यवाद।